एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, 1 फरवरी आम बजट का दिन है। बजट से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये जो बैठक है वो वर्चुअल तरीके से की जाएगी। कुछ ही देर में अब ये बैठक शुरू होगी। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और 1 फरवरी यानी परसों इस दशक का पहला बजट पेश होगा। आम बजट से पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया सदन में, जिसके मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर के -7.7 रहने का अनुमान है और अगले साल विकास दर 11% तक पहुंच सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त देश उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है आम बजट का। हालांकि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ किया गया था कल कि 2020 एक ऐसा साल रहा है जब कोरोना संकट, जिसके दबाव के चलते जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान करना पड़ा, तो कुल मिलाकर उन आर्थिक पैकेजेस को मिनी बजट के तौर पर देश को देखना चाहिए और इस बार का जो आम बजट होगा उसे उनसे अलग नहीं बल्कि उसी श्रृंखला में जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस तरीके के संकेत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए थे। तो ऐसे में इस बार इस आम बजट से जो परसों आएगा, क्या उम्मीद की जाए? आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, वो इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही सुनील अलग साहब, एमडी एसके एडवाइजर्स, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अपराजिता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल संकेत दे दिए गए कि 2020 आर्थिक पैकेज के तौर पर वो 4-5 मिनी बजट के तौर पर उनको समझना चाहिए और 2021 का आम बजट उसी श्रृंखला का एक हिस्सा माना जाएगा। तो कुल मिलाकर किस तरीके की तस्वीर उभरेगी बजट में? आप सबको नमस्कार। हम सब ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से 2020 में विभिन्न समय में आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की तरफ से मिनी बजट्स प्रस्तुत किए गए हैं और उसी श्रृंखला में अब ये सामने हम सब जान रहे हैं कि अब बजट पेश किया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट को देखना चाहिए। और मैं कह दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो अर्थशास्त्री हैं श्रीमती गीता गोपीनाथ ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कृषि सुधार की दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को यह सुदृढ़ करेगा। तो हम सब काफी आशावादी हैं और इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रियाओं और परंपराओं का पालन करते हुए सर्वदलीय बैठक आज बुलाया है और हम सब ने उनको सुना। मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सभी तरह के विचारों का प्रस्तुतिकरण हो जी और उत्तम विचारों से उत्तम मंथन हो और अच्छी बात उत्तम अमृत निकल कर आए। उन्होंने ये कहा, उत्तम विचारों से उत्तम मंथन हो और इस मंथन से उत्तम अमृत निकल कर आए। तो मुझे लगता है जो देशवासियों की हम सब से जो भी संसद में बैठते हैं, मैं लोकसभा की सदस्य हूँ, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद अच्छे तरीके से अपना काम करें और अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करें। और मुझे लगता है कि हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है कि मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगी। तो फिर हम जरा जानेंगे, अखिलेश जी आपकी बात सुनकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि भाई आम बजट 1 फरवरी को जो आएगा वो कितना कामयाब होगा आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। इसका इंतजार कर रहा है ना देश। 1 फरवरी आम बजट। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा बढ़ाएंगे आगे। तो जनमन धन देख रहे हैं आप। देखिए, 1 फरवरी बजट का दिन, उससे पहले कल जो है वो इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया है और इसमें बड़ी बात यह है कि आने वाले वित्त वर्ष के लिए 11% के आसपास का देश की विकास दर रहने का अनुमान जताया गया है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं
केवी सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की जो तुलना है वो टीम इंडिया की कामयाबी से एक तरीके से कर देखनी चाहिए। उनके मुताबिक जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली, मतलब वो बाउंस बैक जो किया, ठीक वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ेगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया क्रिकेट का, जो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 1.5 घंटे के अंदर 36 पे ऑल आउट होने के बाद जिस तरह की जो आत्मविश्वास हमारे क्रिकेट टीम ने दर्शाया, वही आत्मविश्वास हमारे अर्थव्यवस्था में भी दिख रहा है। 23.9% की गिरावट के बाद जिस तरह की जो सुधार आई है और आगे भी बढ़कर और आएगी, तो ये उसी तरह एक वी शेप्ड रिकवरी है जो हमारे क्रिकेट टीम ने दिखाया, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था भी दिखा रही है। सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप सहमत हैं सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं 11% विकास दर अगले वित्त वर्ष के लिए, वी शेप रिकवरी? देखिए रोमाना जी, आपने 3 शब्दों के साथ अपने बात की शुरुआत की, जन, मन और धन। तो जन की हालात देख ही रहे हैं, हिंदुस्तान के जन की तबाह और बर्बाद है, और मन तो सिर्फ मोदी जी का ही चलता है, और धन जो है वो उनके कुछ मित्रों के लिए है। तो हमारे आज जन मन धन की ये हालत। और एक गांव में कहावत है, वचनम किम दरिद्रम, जिसको सिर्फ बोलना है, लंबी लंबी बातें करनी है, उसका क्या कहना है। आगे की तुलना अपेक्षा करने के पहले हम इनके कार्यकाल की पहले न्यू तो देख लें। पिछले 6 वर्षों में इस देश का इकोनॉमी का पंचाधार आदरणीय मोदी जी के श्री कमरों द्वारा हुआ है। जितना कर्जा 67 वर्षों में इस देश ने नहीं लिया, उससे ज्यादा कर्जा आदरणीय मोदी जी ने 6 वर्षों में 60 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इकोनॉमी देख ही रहे हैं आप, रोजगार देख ही रहे हैं, कारोबार देख रहे हैं, बिजनेस के हालात देख ही रहे हैं। लेकिन सिर्फ लंबी लंबी बातें कर देने मात्र से इकोनॉमी नहीं ठीक होती। ये पिछले 6 वर्षों में ये आपने साबित भी कर दिया आदरणीय मोदी जी ने कि आपके बस में नहीं ये सब कर पाना। भारत स्वयं एक बहुत बड़ा आर्थिक महाशक्ति है, उसको कमजोर किया। हम आज दुनिया के गरीब से गरीब देशों की श्रेणी में खिसकते जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं मुझे लगता है कि इंडस्ट्री से एक एक्शन लेना चाहिए। सुनील अलग साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनील अलग जी, प्लीज आपका कमेंट सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, आगे रास्ता क्या रहने वाला है? और ये बात सिर्फ सरकार के इकोनॉमिक सर्वे की नहीं है सर, IMF की तरफ से भी तो प्रोजेक्शन यही दिया गया है, करीब 11.5% के आसपास की ग्रोथ रेट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? देखिए, आप जो ऑपोजिशन और बीजेपी दोनों लगा रहे हैं कि पिछले 6 साल कितना हुआ, तो फिर बीजेपी कहेगी पिछले 10 साल में कितना हुआ। ये देखिए, अब हमें आगे देखना है, चाहे जो भी पार्टी हो। अब पिछले 6 साल, पिछले 10 साल, पिछले 15 साल, देखो कोविड पूरे दुनिया को अफेक्ट कर चुका है और सिर्फ इंडिया को नहीं किया है। तो ये कहना कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी गई है लास्ट ईयर, एवरीबॉडी नोज दैट ऑलरेडी। और जो भी सजेशंस आएंगे इस पार्लियामेंट में, कोई किसी को कहना नहीं चाहिए कि हम बैन कर रहे हैं। आप जो भी अपने सजेशंस है दीजिए, कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, और जो पॉजिटिव आएगा उससे देखना है कि प्राइम मिनिस्टर सुनता है कि नहीं। लेकिन आप बैन कर देंगे, फिर आप कहेंगे नहीं हमने बताया ही नहीं, हमने सुना ही नहीं। तो ऑपोजिशन के हिसाब से आप आ जाइए, बता दीजिए, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है आपको पार्लियामेंट में, और देखिए आप क्या कह रहे हैं। और जो मोदी जी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका क्या लॉजिक है। तो हम तो ये कहेंगे दैट लुक, अभी जो पिछले साल और पिछले 1 साल के लिए देखिए, 1 साल में उन्होंने कितना पैसा दे चुके हैं। गरीबों को भी दे दिया है, फार्मर्स को भी दे दिया है, सारे को दे दिया। वो कह रहे हैं देखिए आप पूरे ऐड करिए ना, जो बजट आएगा अब जो पहली बार ऐड करके देखिए। एंड ही इज मेकिंग अ सजेशन व्हिच एनीबॉडी कैन एक्सेप्ट और से नहीं मुझे नहीं एक्सेप्ट है, वो दूसरी बात है। लुक, द ओनली पीपल, जो मैं कहता हूं, थोड़ी अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहा हूं, वो 300 मिलियन जो मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। वो अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई साहब हमें देखिए, जो भी डिमांड बढ़ा है ना, वो बढ़ा है इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहले से बहुत ज्यादा, क्योंकि डिस्काउंट भी दिया गया 50%, 40%। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब पार्टियों ने, होटल्स,
उन्होंने सारे रेट दबा दिए हैं। तो अब इसको डिमांड को सस्टेन करना है तो इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर करना है। अब गवर्नमेंट जो है, मैं इस बार सोच रहा हूं कि बजट में यही कहना चाहिए, मिडिल इनकम ग्रुप को आप टैक्स बेनिफिट मत भी दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सजेशन है कि आप इंसेंटिवाइज करिए, जो भी खर्च करेगा उस पर टैक्स बेनिफिट दीजिए। आप कोई टूरिज्म में ट्रेस्ट, कोई ट्रैवल में ट्रेस्ट करेगा, कोई होटल्स में, कोई रेस्टोरेंट में, कहीं भी जाए, पोरेस्ट टू द रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट, एक ही आदमी इंसेंटिवाइज एक्सपेंडिचर। नहीं तो अगर वो डिमांड नहीं आएगी ना मैं बिल्कुल तो जो आप समझ भूल पा रही जाइए कि हूं, कोई भी बेनिफिट होगा यहाँ पर रुकना, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ कि फोकस इस बात पर देना है कि अर्थव्यवस्था का ये जो चक्का है ना, ये घूमता रहे, ये चलता रहे, और ये तभी घूमता रहेगा, तभी चलता रहेगा अगर मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। और डिमांड कैसे बनी रहे, सवाल इसी को लेकर है। इसी के लिए जो आपने कहा कि साहब कुछ सुझाव दे, तो कांग्रेस की तरफ से तो बार बार राहुल गांधी ये कहते रहे कि साहब सीधे कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट जो आम आदमी को दिया जाना चाहिए, क्या वो विकल्प हो सकता है? इस तरीके की कोई बड़ी घोषणा क्या इस बजट में हो सकती है? तो 1 फरवरी यानी परसों आम बजट का दिन, उसी पर एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जनमन धन देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। बजट सत्र वो सुचारू तौर पर चले, इसी के लिए सभी दलों के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात होगी। तो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी दलों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। बजट सत्र सुचारू रूप से चले, इसीलिए बैठक की जा रही है। और देखिए, मुद्दे कई हैं जिसकी वजह से यह आशंका बनी हुई है कि इस बार का बजट सत्र खासा हंगामेदार रह सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पहल। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, इस सर्वदलीय बैठक का जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, मुख्य इसमें एजेंडा क्या है? देखिए, जब भी कोई सत्र शुरू होता है उससे पहले सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि मेन उद्देश्य जो बैठक का होता है यही होता है कि सभी दलों से सहयोग लिया जाए ताकि जो संसद है, सत्र है, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि बजट सत्र है, 1 तारीख को बजट पेश होना है। ऐसे में आज संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और 11:30 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। यानी माना जाए कि अगले 1 आध मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और ये पूरी तरह से बैठक वर्चुअल होगी। दरअसल बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि बजट सत्र के दौरान, चूंकि इस दशक का ये पहला बजट होगा और कोरोना काल के बाद सरकार का ये पहला बजट पेश करेगी सरकार, ऐसे में सरकार चाहती है कि जो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी सहयोग करें ताकि इस सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जो बजट इस देश के लिए आ रहा है, इस देश के इकोनॉमी को सुधारने वाला आ रहा है, या बजट जो पेश किया जाएगा उस पर सहयोग करें और चर्चा करें। सरकार पहले भी कह चुकी है, प्रहलाद जोशी का कल बयान भी आया है कि सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप फ्लोर में चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया था ना कि भाई चर्चा करनी चाहिए, मंथन कीजिए, उसी से उत्तम मंथन से ही उत्तम अमृत निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों से भी सहयोग की अपील की थी। पीएम ने क्या कहा था कल, जरा ये सुनिए। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, कल सरकार ने अर्थव्यवस्था का पूरा हिसाब किताब एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के जरिए देश के सामने रख दिया। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया गया। अब आपको यह दिखा देते हैं कि सरकार के मुताबिक देश की आर्थिक सेहत कैसी है और बजट में कौन सी राहत की आप उम्मीद कर सकते हैं। महामारी में देश कितना खुश, कितना निराश, आर्थिक सर्वे में दिखी तरक्की की तस्वीर। श्रीमती निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन संसद में 2020-2021 का आर्थिक सर्वे पेश किया।
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना की वजह से इस साल जीडीपी में 7.7% गिरावट का अंदेशा है। हालांकि इसके बाद तेज रिकवरी की भी उम्मीद है और इसीलिए 2021-2022 में जीडीपी में 11% ग्रोथ रहेगी। लेकिन महामारी से पहले जैसे स्तर पर आने में इकोनॉमी को 2 साल लगेंगे। पिछले 5 साल के भारत के वृद्धि दर दिखाते हैं। 2017-2018 में 7% ग्रोथ रेट रही, 2018-2019 में 6.1%, 2019-2020 में 4.2%, 2020-2021 में -7.7% और अब 2021-2022 में 11% रहने का अनुमान है। आजादी के बाद ये सबसे बड़ी नेगेटिव ग्रोथ है। इसी का असर है कि प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2019-2020 में जहां प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख थी, वहीं 2020-2021 में घटकर 1.27 लाख रुपए हो गई है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कोरोना महामारी के चलते कैसे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान हुआ है। इस साल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा सहारा खेती ही है। इसकी विकास दर 3.4% रहने की उम्मीद है। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। पिछले साल ये 17.8% थी, इस साल 19.9% हो जाएगी। कृषि के अलावा इकोनॉमी के 2 सेक्टर हैं, इंडस्ट्री और सर्विसेज, लेकिन इनके आंकड़े डराने वाले हैं। इंडस्ट्री में इस साल 9.6% गिरावट रहने का अंदेशा है और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी -8.8% रहेगी। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले पेश होता है। इसमें बीते साल का लेखा जोखा और आने वाले साल के लिए सुझाव रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए बजट सत्र का आगाज हो गया। अब 1 फरवरी का इंतजार है जब निर्मला सीतारमण मोदी 2.0 सरकार का तीसरा बजट पेश करेगी। आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से अपराजिता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अपराजिता जी, जो बात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कही गई थी कि भाई 2020 में वो जो आर्थिक पैकेज दिए गए वो मिनी बजट के तौर पर और इस बजट को उसी श्रृंखला में जोड़कर देखा जाए, तो वो जो आर्थिक पैकेज आए थे, एक तस्वीर ये भी उभरी कि उनके जरिए सरकार ने बहुत कुछ देने की कोशिश तो की, लेकिन अभी और पुश की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है अब सरकार का फोकस कहां पर होगा? देखिए, मैं कह दूं कि गवर्नेंस में 2 बातें होती हैं। एक है योजना और दूसरा है योजना का कार्यान्वयन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ठीक योजना प्रस्तुत करती है, सबके विचारों को लेती है। हमने प्रधानमंत्री जी को भी सुना, आपने भी अभी कहा, उत्तम मंथन और उत्तम अमृत, सबके विचारों का स्वागत है। और उसके बाद रही बात कार्यान्वयन की, तो कार्यान्वयन पर भी हमारी सरकार का बहुत ध्यान है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस सरकार का मूल मंत्र है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष के भी जो सांसद हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष दल के जो लोग हैं, वो लोग सब इस विकास की प्रक्रिया में शामिल हों। देखिए, अभी हमने कांग्रेस के बंधु को सुना, अभिभाषण कल उन्होंने बॉयकॉट किया। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चल रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 6 साल में जो जो काम हुए हैं मोदी सरकार की तरफ से उसकी उपस्थापना की और ये बॉयकॉट कर गए। तो मुझे लगता है कि बॉयकॉट करना किसी समस्या का हल नहीं है ना, हमें ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। चलिए, इसीलिए तो पहल की जा रही है। वो जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उससे यही उम्मीद है कि उस मंथन से यही अमृत निकलेगा कि कम से कम ये बॉयकॉट वगैरह बंद हो। आइए अखिलेश जी, एक तो बॉयकॉट वगैरह जो आप कर रहे हैं, ये सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लोकतंत्र है, संवाद होना चाहिए सर, बॉयकॉट का क्या मतलब? और सेकेंडली, जो बजट आने वाला है, कुल मिलाकर इस बजट में आपको क्या लगता है प्राथमिकता कहां दी जानी चाहिए? रोमाना जी, जब से आदरणीय मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से मैं लगातार बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को सुनता और अलग जी को भी हर साल सुनता और बता रहे हैं, हर बार बताया जाता है कि 10%, 11% के बार ग्रोथ होने वाली। ग्रोथ प्लस में तो नहीं होती है, लेकिन 7%, फिर 6%, फिर 4%। कोरोना के पहले 4% आ चुका था। तो जो आधार है इन लोगों का आश्वासन देने का, वो सिर्फ एक, जिसे बोलते हैं आत्ममुग्ध आश्वासन करके, हाँ हाँ होगा होगा, लेकिन हुआ कभी नहीं है। तो ये इनका एक ट्रेंड है। दूसरी बात ये, अभी सब बीजेपी के भी लोग कहते हैं, अलग जी ने भी कहा
कि आप सुझाव तो दीजिए। अरे भाई सुझाव तो दिया था जीएसटी में, मोदी जी किसी का सुझाव सुनते हैं? कैबिनेट तक की अपनी नहीं सुनते हैं, पार्लियामेंट की भी नहीं सुनते हैं। जीएसटी पे सुझाव तो दिया गया था, क्या सुना उन्होंने? माना? नोटबंदी पे भी दिया गया था, क्या माना उन्होंने? कोरोना पे भी दिया गया था सुझाव, राहुल जी ने भी दिया था, क्या माना? एमएसएमई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों पे, उस पे भी सुझाव दिया गया था, क्या माना? चीन के घुसपैठ पे भी सुझाव दिया गया था, क्या माना? तो ये सारी चीजें सुझाव की लोग बात करते हैं, लेकिन कोई बता दे मोदी जी विपक्ष का या किसी का सुझाव मानते रहे हो या उन्होंने मान के किया हो, तो ये बरगलाना और सिर्फ ये दिखाना कि हम बड़े पार्लियामेंट में किस तरह से कृषि बिल को राज्यसभा में पास किया गया और आप कहते हैं आइए बहस करिए। जहां बहस करने की जरूरत वहां बहस नहीं करेंगे, पास करा लेने के बाद आप मंत्रियों के फौज उतारेंगे, कहेंगे बिल को समझाओ। अरे भैया जहाँ समझाने समझने की बात थी वहां तो आप जोर जबरदस्ती। ठीक है, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए बस रुक रही हूँ। उसके बाद सुनील अलग जी के पास भी लिए चलेंगे दर्शकों को, और आपकी बात पर अपराजिता जी भी जवाब देना चाह रही है। इकोनॉमिक सर्वे देश के सामने आ चुका है, बजट का देश को इंतजार है, और उससे पहले चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि इस बार का जो बजट है उसमें क्या खास रह सकता है, क्या खास रहना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम, उन्होंने कोरोना काल में सरकार के फैसलों को लेकर 3 इडियट्स फिल्म के एक सीन का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की कि सरकार का इस बजट में फोकस कहां होना चाहिए और इससे फायदा क्या मिलेगा। हमने वो 3 इडियट्स का सीन इसलिए बतलाया कि जो एक सामान्य परिवार है, जब कोई बीमार पड़ जाता है तो काफ़ी खर्च जो है अपने खुद के जेब से करना पड़ता है, और वो जो राजू का परिवार उसका उदाहरण है। तो जब हमने विश्लेषण किया उससे हमने ये पाया कि यदि 1% जीडीपी के अनुपात में जो कि हमारा आज का खर्च है हेल्थ केयर में, और इस पे आप ध्यान रखें कि हेल्थ जो है राज्यों का विषय है, तो इसीलिए राज्यों को इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील अलग जी, हेल्थ पर इस बार ये माना जा रहा है कि बजट में खास फोकस रहने वाला है, लेकिन हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऐसे में हेल्थ पर ज्यादा खर्चा मतलब स्टेट्स के लिए ज्यादा एलोकेशन सर? जी देखिए, मैं तो कहता हूँ 3 चीज नेशनल बजट में सोचना है, एक डिमांड के लिए, एक इन्फ्लेशन के लिए और एक एम्प्लॉयमेंट के लिए। यही 3 फोकस रहेगा बजट के ऊपर। चाहे जो भी आप कहिए, जीएसटी जब बात माना कि नहीं, देखो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनली, कम से कम मोदी जी ने तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, और हर एक साल वो करेक्ट करते गए। वो सुनते रहते हैं कि जो भी है, जो आप कह रहे हो, देखिए मैं कोई पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ डिमांड के लिए जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर डिमांड नहीं रहेगा, तो इंडस्ट्री विल क्लोज। और ये जो कह रहे हैं जब पैसा आप दे दें सबको, तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने देखा है कि गरीब को जब पैसा देते हो तो वो खर्च करता है, और अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप और ऊपर दे देंगे तो वो सेव करेंगे। तो आइदर वे आप देखिए, मैं कहता हूं कि गरीब के हाथ में पैसा आएगा, वो इन्फ्लेशन के लिए सोचेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में मैं कहता हूं ज्यादा खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। और जब कम खर्चा करेंगे तो इतना हमारे पास तो neither the government nor everybody has X amount of money, so you have to think कि कहाँ करना है। सब चीज करोगे, थोड़ा थोड़ा डालोगे तो कोई पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक सेक्टर को चुनना चाहिए, एक जगह फोकस होना चाहिए सरकार का, ताकि वहां पर फुल फ्लेजेडली सरकार की पूरी जो एनर्जी है वो लगे और इसी से वो चक्का घूमे। जवाब देना चाह रहे हैं आपको? जी बिल्कुल बजट इसी साल का है, तो इस साल पर फोकस करना चाहिए। अखिलेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। आपकी बात पर सुनील अलग साहब कह रहे थे कि कैसे भूल सकते हैं आप, जीएसटी को लेकर जितने सुझाव दिए गए धीरे धीरे करके सबको इनकॉर्पोरेट किया गया ना, और हिम्मत भी दिखाई इसी सरकार ने जीएसटी लाने की। देखिए, मैं अलग जी को याद दिला दूं, बयान कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी थे मुख्यमंत्रियों के मुखिया कमेटी के, उन्होंने कहा था जीएसटी राष्ट्रद्रोही होगी, देश के लिए घातक होगी। याद है कि नहीं? कैमरे पे कहा। अलग जी को न याद हो तो निकाल अपनी आप बाइट होगी दिखा दीजिएगा। और जीएसटी जब हो रही थी तब यही कहा गया था इवेंट मत बनाइए, सरकार चलाना और इवेंट चलाना, इवेंट मैनेजमेंट करना, तो इसमें बड़ा फर्क है। और इवेंट जब करेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। आप
अब देखिए, अभी आपके वित्त सलाहकार ने इडियट फिल्म का जिक्र किया। मुझे नहीं पता कि किससे किसकी तुलना वो कर रहे थे। हाँ, एक समय था सूरी जी ने भी कहा था कि सरकार 3 लोग चला रहे हैं। और देखिए, एक बात जो अलग जी कह रहे हैं, वो तो राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आपको बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। रोजगार के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज और कृषि। आप इसको मजबूत करिए। इसके 70% से ज्यादा, 80% से ज्यादा ये एमएसएमई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आप जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ा दोगे तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी। और यही था जब दुनिया की इकोनॉमी डूबी थी मनमोहन सिंह के समय, हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्थिर थी, क्योंकि हमारे यहाँ की बाइंग कैपेसिटी लोगों की थी। और ये राहुल जी ने सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव को मानना नहीं। चलिए, मैं अपराजिता जी से जान लेती हूँ। अपराजिता जी, आपको लगता है कि इस बार सरकार का फोकस इसी पर रहने वाला है, आम आदमी के हाथ में पैसा आए ताकि उसकी बाइंग कैपेसिटी हो, उसकी बाइंग कैपेसिटी होगी तभी वो खरीदारी करेगा और तभी अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा? बिल्कुल सही। देखिए, इस बार अर्थव्यवस्था का रिवाइवल हमारा फोकस है। -7.7% पर हम खड़े हैं और विकास दर को 11% ले जाना है। यह सरकार जो कहती है वह करती है और करती रहेगी। और मैं बता दूं कि लोकतंत्र में जन समर्थन सबसे बड़ा मापदंड होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आप स्कोर बोर्ड देखें, हर इलेक्शन हम जीतते जा रहे हैं और इसलिए जीत रहे हैं, इसलिए इतना विपुल समर्थन लोगों का मिल रहा है क्योंकि हम हर वर्ग के लोगों पर केंद्रित हैं। और लेकिन आम जनता की बात में बता दूं, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए वो जिस जन समर्थन का आप जिक्र कर रही हैं वो बिल्कुल जन समर्थन है सरकार के साथ, और इसी वजह से तो उस जन समर्थन की वजह से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो भी ज्यादा है ना इस सरकार से। और उम्मीदें इस साल में, जबकि कोरोना काल, संकट काल के चलते पिछला साल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहद दबाव वाला रहा है। तो आने वाला बजट किस तरीके का होगा? 1 फरवरी देश को आम बजट का इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।